हाय गाइस, वेलकम बैक। वाटरफॉल और वी मॉडल को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल। तो क्या होता है स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल बेसिकली बहुत डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो है डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट का जो फेस होता है वो डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइडेड होता है और फिर उसके बाद भी मल्टीपल मॉड्यूल उसके बनाए जाते हैं। जैसे अगर रिक्वायरमेंट को आर से हम इंडिकेट करें तो आर ए मॉड्यूल होता है रिक्वायरमेंट का, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर इस तरीके से डिज़ाइन के भी डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, कोडिंग के फिर डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, टेस्टिंग के फिर डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, तो आगे जो फिगर आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कि वो स्पाइरल मॉड्यूल होता क्या है। तो जैसे अब कोई मॉड्यूल है, रिक्वायरमेंट आर पे काम चल रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट आर पे आर ए को टेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो आर ए को टेस्ट करेंगे, ठीक है। आर ए को टेस्ट करने के बाद अगर आर ए और आर बी सही चल रहा है, ठीक है, आर ए बी और आर बी के दोनों का मतलब जो इंटरकनेक्शन है वो सही है, फिर आर सी को डेवलप करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहीं पे कोडिंग और डिज़ाइन की बात भी आ जाती है। सो अगर हमारा जो डी है डेवलपमेंट ए, ठीक है, और डेवलपमेंट बी, इन दोनों को टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फिर कोडिंग का फेज स्टार्ट हो जाता है। फिर कोडिंग 1, कोडिंग बी, फिर कोडिंग सी, ठीक है। ये कोडिंग का फेज है, ये डिज़ाइन का और डेवलपमेंट का फेज है। फिर ऐसे ही सेम टेस्टिंग का, सबसे पहले टेस्टिंग टी ए अगर सही चल रही है, मतलब बिल्कुल हमारा जो कोडिंग होने के बाद जो टेस्टिंग होती है बिल्कुल T1 बिल्कुल ओके है, फिर TB, फिर TC, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट अगर एंड में आती है तो फिर RD फिर भी एनालाइज होता है, फिर टेस्टिंग का पार्ट भी ये एक तरीके से बन जाता है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है और इसमें जो कंडीशन है, जैसे अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो पहले CB को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, फिर A, फिर C को किया जाएगा, B C को किया जाएगा, फिर A B को, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखे जाएंगे। T C को कर लिया, C A को कर लिया, और A B को कर लिया, और A C को कर लिया, ठीक है। सेम ऐसे ही C B को कर लिया, और B A को कर लिया, और C A को कर लिया, और C B को। तो हर एक का एक कॉम्बिनेशन बना के देखा जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। वैसे ज़्यादातर मॉडल ये देखने को मिलता नहीं है। बहुत ही लार्ज जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे MS Excel, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, उस तरीके से इसको उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट सेल्स को स्प्लिट। हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। इसमें एक बड़ा एडवांटेज ये है कि कहीं भी किसी भी स्टेज पर रिक्वायरमेंट आती है तो उसको अलाउ कर दिया जाता है, मतलब ईजिली उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी चेंज आता है तो उसको चेंज कर पाते हैं, ठीक है। और डेवलप होने के बाद कोई फीचर अगर रिमूव करना हो या कोई फीचर ऐड करना हो, मेजर चेंजेस करना हो, तो वो भी इसमें हो जाते हैं। तो जो पिछली उसमें मॉडल में मैंने बताया था वाटरफॉल में और VV मॉडल में कि BRS भी होता है, टर्म्स होती हैं CRS, BRS। तो इसके रिगार्डिंग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं कि BRS किस लिए होता है। बिजनेस रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन का जो एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड जो होते हैं हमारे प्रोडक्ट मैनेजर, वो उसको लेके आते हैं, फिर CRS में कन्वर्ट करते हैं, SRS में कन्वर्ट करते हैं, सिस्टम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में, ठीक है, फिर SRS को CRS में करते हैं। तो ये सब इसका एक प्रोसेस चलता रहता है और इसमें सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि CRS को जो डॉक्यूमेंट को देखते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट के बाद SRS में कन्वर्ट होता है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन वाला होता है कि कौन कौन से फीचर इसमें इंक्लूड होने चाहिए। जैसे आपका कोई चेक बॉक्स होना चाहिए, या ड्रॉप डाउन होना चाहिए, या सर्च बॉक्स कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। एडिट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या कस्टमर एडिट कर सकता है। अगर कोई शॉपिंग का है तो उसमें कैटलॉग वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, अलग अलग तरीके के उसमें फीचर्स ऐड करवाते हैं, ठीक है। सो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें जो है टेस्टिंग का बहुत बड़ा
मेजर रोल है। हर एक स्टेज पे, हर एक चेंजेस पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। बग्स ज़्यादा आते हैं इसमें, ठीक है। जो हमारे डेवलपर हैं उन्हीं को ज़्यादातर टेस्टिंग करनी पड़ती है। और किसी भी मॉड्यूल की जो डिपेंडेंसी होती है दूसरे मॉड्यूल पे होती है, हर एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी दूसरे मॉड्यूल की तीसरे पे है, तीसरे की पहले पे है, पहले की दूसरे पे है। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसी होती है वहाँ पे इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो PDF है मैं आपको अटैच कर देता हूँ, लिंक से आप डाउनलोड करके आप खुद से भी एक बार पढ़ोगे तो आपकी आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।